हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से एक वीडियो लेकर हम आपकी सेवा में हाजिर है। ये वीडियो साइंस और जीके का है। टॉप 20 है जो बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं, और अगर आप लोगों को आता है उसका कमेंट कीजिएगा जो आंसर आपको लगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? ये बहुत बार आ चुका है। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओजोन मंडल को। सुपरसोनिक विमान जो होता है ओजोन मंडल को प्रभावित करता है। ओजोन मंडल को और कौन प्रभावित करता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ओजोन परत का लेयर को क्या करता है? कमज़ोर करता है। ठीक है, ओजोन परत क्या कार्य करता है? तो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ठीक है, ओजोन मंडल क्या करता है? सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकता है। अगला प्रश्न है, जीवधारियों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहलाती है? जीवधारियों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका। कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया दिया है? स्लाइड में स्वान ने दिया। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? तो 1925 ईस्वी में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? 1925 में। अगला प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार क्या कहलाता है? जीवन का भौतिक आधार क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जीव द्रव्य। क्या होगा? जीव द्रव्य होगा। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार क्या कहलाता है? तो जीव द्रव्य। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई सामान्यतः किससे मापी जाती है? समुद्र की गहराई सामान्यतः किससे मापी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फैदोमीटर से। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? फैदोमीटर से। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। और कैलोरीमीटर से कैलोरी ऊर्जा मापते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिरने से क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आंधी तूफान आएगा। बैरोमीटर का पारा अगर अचानक से एकाएक नीचे गिर जाएगा तो क्या आएगा? आंधी तूफान। अगला प्रश्न है, एकल स्टैंड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलता है? एकल स्टैंड वाला जो डीएनए अणु होता है वो कहाँ मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया फेज में मिलता है। ठीक है, एकल स्टैंड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलता है? बैक्टीरिया फेज में। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, तो अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट रहता है? तो 76%। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? ऑप्शन सी, न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। अगला प्रश्न है, जीन का आकार कैसा होता है? जीन जो होता है उसका आकार कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्पाकार या फिर सर्फिलाकार भी बोल सकते हो। जीन का आकार कैसा होता है? सर्पाकार या फिर सर्फिलाकार। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का निर्माण की आधारभूत इकाई क्या कहलाती है? प्रोटीन की निर्माण की आधारभूत इकाई क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमीनो अम्ल। प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई क्या कहलाती है? अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, जब तक किसी पिंड का संतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी जब तक किसी पिंड की संतुलित बल लागू नहीं किया जाता है तब तक, आंसर सी, चाल में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक क्या होता है? इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरन। निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो पादपों में होता है, पेड़ पौधे में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है
वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्युमिनियम का जो अभिक्रिया होता है, ठीक है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु का वाष्प के साथ अभिक्रिया कराया जाता है? तो एल्युमिनियम का कराया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? ये बहुत बार आ चुका है, कम से कम 20 बार ये क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है, ठीक है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाभिकीय बल। पिछला जो ग्रुप डी हुआ था उसमें बहुत सेट में बार ये क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि के पता किसके कोशिका से लगता है? रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि के पता किसके कोशिका से लगता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अग्नाशय। क्या होगा? अग्नाशय होगा। अग्नाशय की कोशिका से पता लगता है। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर बनाता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर बनाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा उत्तक जो होता है पौधों को कठोर बनाता है। पौधे में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1875। 1875 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ? 1875 में। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था। और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये सारे प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखे होंगे। हमें उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो को प्लीज़ बहुत शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।